नमस्कार दोस्तों, के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि संस्कृत में बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार हमें परेशान करता है कि आखिर प्रत्यय है क्या। तो इस टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रत्यय। इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले अच्छे वीडियो जो भी हम लाते रहेंगे उनका आपको पता चल सके। तो दोस्तों प्रत्यय क्या है? प्रत्यय एक ऐसा टॉपिक है जो कि हिंदी में और संस्कृत में 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न जरूर इससे संबंधित आने वाले हैं। चाहे वो एमपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा हो, प्रत्यय उसमें ज़रूर आता है। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसा शब्दांश जो कि शब्दांश के अंत में जुड़ता है और एक नए अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। जो प्रत्यय शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों जो प्रत्यय शब्द है हमारा वो प्रति प्लस आय प्लस अच इनसे मिलकर बना है। प्रति इसमें उपसर्ग है, आय धातु है और अच इसमें प्रत्यय है। तो संस्कृत में प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो कि धातु के अंत में लगाए जाते हैं। धातु मतलब क्रिया, जो कि क्रिया के अंत में लगाए जाते हैं। दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो कि धातु के अलावा जो शब्द है, जो कोई भी अन्य शब्द है, उन शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय जो धातु के अंत में लगाए जाते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय जो कि किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, धातु के अंत में नहीं लगते हैं। अब धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय और तिङ् प्रत्यय। कृत प्रत्यय जैसे कि कृत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्यत, अनियर आदि। दूसरे तिङ् प्रत्यय तिप, तस् आदि। तिप प्रत्यय यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि तिप प्रत्ययों की संख्या पूछी जा सकती है कि तिप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। तो तिप प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। कैसे? जैसे रूप चलते हैं ना, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो कितने हो गए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, बहुवचन और बहुवचन। तो कितने हो गए? एक में 9। तो आत्मनेपद और परस्मैपद टोटल 9 और 9 कितने हो गए? 18। तो जो तिङ् प्रत्यय है एक इनकी संख्या होती है 18। कित्वा प्रत्यय, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हलंत लगा है। कित्वा प्रत्यय। अब कित्वा प्रत्यय क्या है? कित्वा प्रत्यय का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे पहचानें कि इसमें कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें लास्ट में जो हमें समझ में आता है कि कित्वा प्रत्यय में लास्ट में कोई भी वर्ड हो उसमें कित्वा हमें दिखाई देगा। इसकी सबसे प्रमुख पहचान है त्वा। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो वहाँ पे कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कैसा? जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। जैसे वह छात्र पढ़कर घर जाता है। छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति। छात्र पढ़कर घर जाता है, तो उसने पहले कौन सी क्रिया की? पढ़कर। उसने पहले पढ़ा, उसके बाद वो घर गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा? कित्वा प्रत्यय, क्योंकि इसमें कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक यानी जो पहले क्रिया कर ली है उसके बाद दूसरी क्रिया करता है, तो इनमें क्या लगता है?
कित्वा प्रत्यय। अब इसमें कुछ उदाहरण भी हमने दिए हैं कि कित्वा प्रत्यय कहाँ लगाया, कौन सी धातु लगी है इसमें। जैसे कि क्री धातु और कित्वा प्रत्यय, क्री धातु और कित्वा प्रत्यय, तो इससे कौन सा हमारा कित्वा प्रत्यंत रूप आ जाता है, कृत्वा। इसमें धातु कौन सी है, क्री धातु। इसका अर्थ क्या होता है, करके, यानी पहले क्रिया पूर्वकालिक आएगी इसमें। मैंने ये काम किया, फिर उसके बाद वहाँ गया, खाना खा के स्कूल गया, तो पूर्वकालिक क्रिया जहाँ भी आए उसमें हमें कित्वा प्रत्यय लगा देना है। दा धातु कित्वा प्रत्यय, तो उसका हो जाएगा दत्वा, यानी देकर। पा धातु प्लस कित्वा, पीत्वा, पीकर। गम धातु कित्वा प्रत्यय, इसका गत्वा हो जाएगा। हस धातु कित्वा प्रत्यय, हसित्वा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि ऐसा नहीं है कि गम है तो गमत्वा हो जाएगा, पा है धातु और कित्वा प्रत्यय है तो पात्वा हो जाएगा। तो हमें इनको भी ध्यान रखना है कि जिसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सी है, और प्रत्यय के बाद जो प्रत्यांत रूप बनता है वो प्रत्यांत रूप कैसा है, इसको हमें सिर्फ अभ्यास करने से ही पता चल सकता है। तो इसमें हमें अभ्यास करने की बहुत ज़रूरत है। जी धातु प्लस कित्वा हो जाएगा जित्वा, जित्वा। स्था प्लस कित्वा तो हो जाएगा स्थित्वा, स्थित्वा। ज्ञा धातु प्लस कित्वा तो इसमें हो जाएगा ज्ञात्वा। दृश धातु कित्वा दृष्ट्वा। लब धातु प्लस कित्वा लब्ध्वा। अब हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे दृष्ट्वा। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कित्वा तो आया ही नहीं है, तो कहीं कहीं ट्वा भी आएगा, कहीं ध्वा भी आएगा, कहीं टी आएगा। तो ये तीनों पहचान कित्वा प्रत्यय की है। आगे देखते हैं। अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। जो हमने अभी पढ़ा था कित्वा प्रत्यय, तो कित्वा प्रत्यय का ही एक दूसरा छोटा भाई है ल्यप प्रत्यय। यानी इसमें कुछ भी ज़्यादा असमानता नहीं है, लगभग दोनों एक से है। इसमें थोड़ा अंतर इतना है कि कित्वा प्रत्यय कर की धातु के रूप में उपयोग होता है कि पूर्वकालिक क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ल्यप प्रत्यय भी धातु के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन अंतर इतना है कि जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है तो कित्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है, यानी वहाँ पे ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। और ल्यप और कित्वा प्रत्ययों से बने शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय मतलब ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, अविकारी होते हैं, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। तो ल्यप और कित्वा दोनों प्रत्यय कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं। अब उपसर्ग, उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश के पहले आके किसी अर्थ में परिवर्तन, किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो कहलाता है उपसर्ग। तो ल्यप प्रत्यय में हमें यही बात याद रखना है कि इसमें पहले शब्द में प्रत्यय के अलावा पहले इसमें उपसर्ग आया होगा। जिस भी शब्द में उपसर्ग होगा लगभग वह ल्यप प्रत्यय ही होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण मैंने दिया है एक, छात्र आगत्य पठति, छात्र आगत्य पठति, छात्र आकर पढ़ता है। इसमें भी पूर्वकालिक क्रिया है, आकर पढ़ता है। पहले क्या किया, छात्र ने आया, पहली पूर्वकालिक क्रिया होगी, फिर पढ़ता है। दूसरी क्रिया क्या है, पढ़ना। पहली क्रिया क्या होगी इसमें, आकर, पहले वो आया फिर पढ़ता है। तो आगत्य, आगत्य में क्या है, उपसर्ग लगा है, आगत्य में उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो ये क्या हो गया, आगत्य। यानी जिस कोई धातु में उपसर्ग लगा हो तो वो वहाँ पे ल्यप प्रत्यय होगा। इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि
अनुभू प्लस ल्यप क्या हो गया? अनुभूय। ल्यप प्रत्यय में पीछे या शेष रहता है, या हमें जहाँ भी दिखाई दे वहाँ ल्यप प्रत्यय होगा। जैसे अनु क्या है, इसमें उपसर्ग है, भू धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो क्या हो गया? अनुभूय। आंग प्रत्यय, गम धातु, ल्यप प्रत्यय क्या हो गया? आगम्य। प्र उपसर्ग आप धातु, ल्यप प्रत्यय क्या हो गया? प्राप्य। बी धातु, बी उपसर्ग ची धातु, ल्यप प्रत्यय क्या हो गया? विचित्य। प्रा उपसर्ग नम धातु, ल्यप प्रत्यय क्या हो गया? प्रणत्य। तो दोस्तों क्या है, हमें इनके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो परीक्षा हाल में जब हम बैठेंगे सोचेंगे कि इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें हम नहीं लगा पाएंगे। इन सब का हमें प्रैक्टिस अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, और ये उपसर्ग प्रत्यय और धातु लगने के बाद प्रत्यांत रूप कौन सा शब्द का बनता है, कैसा शब्द बनता है। जैसे अनुभू ल्यप, तो क्या हो गया यहाँ पे? अनुभू। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।